सही है बच्चों, वॉइस वीडियो सही है, स्टार्ट करें। परफेक्ट, शाबाश, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, शानदार, फुल जोश में एकदम। क्या बात है। नहीं अपूर, क्या है बेटा उसमें बताना। आई। हाँ सक्षम, हाँ प्रभांशु। बेटा नंदन अलग से बात कर लेना। यस यस। हाँ आशीर्वाद वेव, सभी को खूब सारी आशीर्वाद वेव्स एकदम। आई। कहाँ पे थे अपन बच्चों कल? ठीक है, तो फाइनली हमें साउंड की स्पीड क्या मिली? अंडर रूट बल्क मॉड्यूलस बाय रो। फिर हमने सीखा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? गामा इंटू पी। महक क्या लिखा है बेटा, समझ नहीं आया मेरे को। हाँ वेरी गुड, आ जाओ। चलो अच्छा एक बात बताओ, इसके बाद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि प्रेशर अपॉन डेंसिटी होता है आर टी बाय एम। याद है, ये केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो उसी का यूज करें। तो पी बाय रो की जगह लिख देते हैं आर टी बाय एम, तो ये हो गया गामा आर टी बाय एम। लिख सकता हूं बच्चों ऐसे? यस वेरी गुड, शाबाश। हाँ जल्दी लिख लीजिए इसको। तो ये आपके पास साउंड की स्पीड का फॉर्मूला आ गया है ना। यहाँ पे टी केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एम आपका मॉलिक्यूलर मास है। हाँ करेक्ट, देव बोल रहा है कि हमने ऐसे याद किया है, पी एम इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर टी। हाँ करेक्ट, ये ऐसे ही हो गया फॉर्मूला सेम। यस। करेक्ट, आ जाओ। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं, है ना। तो अब एक एयर कॉलम है, ठीक है, इससे साउंड पास करा रहे हैं। तो यहां पे आपकी कोई भी गैस हो सकती है या फिर मिक्सचर हो सकता है। आ जाओ। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है और टेम्परेचर दे दिया जाए, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए गामा रखोगे डायटोमिक का, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो गिवन होगा केल्विन में रखेंगे यहाँ पे, फिर ये मास एम है ना। तो एम इसका किस में रखेंगे? केजी में रखेंगे कन्वर्ट करके, ऐसा ही यूनिट्स में रखना है सब, और आंसर भी फिर मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ही है। कोई भी गैस ले सकते हैं, उसके थ्रू स्पीड ऑफ द साउंड बिल्कुल पूछी जा सकती। करेक्ट, परफेक्ट। आ जाइए, कोई डाउट यहां तक बच्चों? चलें फिर आगे। अच्छा हाँ, अगर मिक्सचर हो
ठीक है, अगर मिक्सचर हो, जैसे नॉर्मल एयर क्या होती है, मिक्सचर ही तो होती है। नॉर्मल एयर का कंपोजिशन बताइए। नहीं बेटा, मी का इस फॉर्मूले के थ्रू ही बताओ, वैल्यू रख के, ऐसे मत बताओ। हाँ, 78 नाइट्रोजन और क्या है एयर का कंपोजिशन, 21 ऑक्सीजन और हाँ, फिर बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस। ठीक, परफेक्ट, वेरी गुड, है ना। तो वो मिक्सचर हो गया ना फिर। 78% नाइट्रोजन बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है। 21% ऑक्सीजन बोल रहे हैं बच्चे, तो फिर 1% बाकी गैसेस होंगी। तो फिर मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे मिक्सचर का, सीखा है ना केमिस्ट्री में। N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। यस, हाँ, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, करेक्ट, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे। यस, है ना। और गामा भी फिर मिक्सचर का आएगा। गामा मिक्सचर का निकालना सीखा है क्या अभी? नहीं, ठीक है, तो वो भी सीखोगे आप। ठीक है, तो गामा मिक्सचर सीखोगे निकालना, है ना। फिजिक्स में भी देखेंगे अपन मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का, फिर वो उसकी वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, आ जाओ। गामा अभी तक नहीं पढ़ा है क्या, ऐसा? एक बच्चा बोल रहा है गामा नहीं पढ़ा है। अच्छा, अभी नहीं पढ़ा है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गामा अपने को क्या जरूरत है, अपने को तो बस मोनो एटॉमिक डायटोमिक की वैल्यूज याद रखनी है। अभी डिटेल में गामा आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, बस इतना पता करना है कि मोनो एटॉमिक की वैल्यू कितनी है, डायटोमिक की कितनी, बस ये याद करना है। करेक्ट, 1.66 और 1.4, यस। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है। गामा कांस्टेंट है गैस के लिए, और गैस के लिए मोनो एटॉमिक डायटोमिक की वैल्यू क्या है। परफेक्ट, आइए, चलिए अब इस पे बताइए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, देखें इस फॉर्मूला में, देखिए। ठीक है, टेम्परेचर जब आप राइज कर रहे हो तो गामा तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो बाकी चीजें सब कांस्टेंट है, इसलिए साउंड की स्पीड आप क्या बोल सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर आ गई। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो साउंड की स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, करेक्ट, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो साउंड की स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, जनरली अप्रोक्सीमेशन लेके थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अंदाजन अंदाजन 1 डिग्री बढ़ाने पे 0.6 के आसपास वेलोसिटी ऑफ द साउंड बढ़ जाती। ठीक है, और एग्जैक्ट ये तो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट तो इसी फॉर्मूले से ही निकालेंगे। चलें आगे, चलो अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताइए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताइए। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, जल्दी बताइए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, साउंड की स्पीड
इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। साउंड की स्पीड का फॉर्मूला है, प्रेशर की बात करें तो अंडर रूट गामा पी बाय रो। तो बच्चे बोल रहे साउंड की स्पीड बढ़ेगी अगर प्रेशर बढ़ेगा, तो ठीक है। जल्दी बताओ, गलत है ये, गलत है ये। पूरा फॉर्मूला देखा करो ना यार हर बार, आधा अधूरा देखते हो। गामा कांस्टेंट है इसमें, लेकिन पी और रो ये दोनों थोड़ी कांस्टेंट है। अगर आप गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हो तो डेंसिटी बताओ, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी भी तो इंक्रीज होती है। तो ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट प्रेशर के, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी। ये भी नहीं बोल सकते प्रेशर बढ़ाने पे साउंड की स्पीड बढ़ेगी। आई बात समझ में? तो एग्जैक्ट तो फॉर्मूले में वैल्यू डाल के ही रखनी पड़ेगी कि मान लो प्रेशर बढ़ाया तो फिर आप देखोगे डेंसिटी कितनी बढ़ी, फिर नई वैल्यूज रख के ही साउंड की स्पीड आएगी। है ना? इस फॉर्मूले में तो क्या था, इस फॉर्मूले में बाकी सब कांस्टेंट है। गामा आर एम कांस्टेंट है, बस अकेला टी वेरिएबल है। तो इसलिए टेम्परेचर चेंज करने पे स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर। यहां पे तो पी और रो डेंसिटी दोनों वेरिएबल हो गए ना, तो प्रेशर चेंज करने पे डेंसिटी में भी तो चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं बोलेंगे कभी भी कि प्रेशर बढ़ाने से साउंड की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बढ़ेगी, नहीं। चेक करना पड़ेगा भाई वहां पे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक स्पेसिफिक केस देता हूं कि प्रेशर इंक्रीज किया है कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। सपोज if pressure increased keeping temperature constant, तो साउंड की स्पीड पे बताओ क्या असर आएगा? क्या साउंड की स्पीड भी कांस्टेंट ही नहीं रहेगी? क्योंकि पी बाय रो अभी क्या सीखा, आर टी बाय एम। टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर रो को उधर ले जाऊं ऐसे, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितना पी बढ़ेगा उतना ही रो भी बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर डबल हो गया तो डेंसिटी भी डबल, तो वो 2/2 का फैक्टर कैंसिल हो गया, स्पीड ऑफ द साउंड कांस्टेंट आ गई। समझ गए? यस। तो टेम्परेचर, रूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी स्पीड ऑफ साउंड की, प्रेशर के साथ ऐसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी नहीं बोल सकते, आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ अनन्या, अनाया, ये सही है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितना प्रेशर में चेंज आएगा उतना ही डेंसिटी में तो हमेशा वो कट जाएगा। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। प्रेशर वेरिएशन ऐसा होगा कि जितना प्रेशर में चेंज उतना ही डेंसिटी में चेंज। परफेक्ट बेटा। हाँ श्रेय, वही तो बोल रहे। ठीक है, समझ आया श्रेय? श्रेय जैन, यस, वेरी गुड। आइए बच्चों, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या बच्चों? ह्यूमिडिटी मतलब क्या? पानी का कंटेंट एयर में
मॉइस्चर, हाँ वाटर वेपर का कंटेंट, करेक्ट करेक्ट। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। देखो बचपन में कई बार ऐसे सिखाते हैं कि आपको ये याद है ना, साउंड की स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, और वैक्यूम में तो स्पीड 0 है। ठीक है, याद नहीं? हाँ करेक्ट, वेरी गुड। नहीं माधव, ठीक है। और लाइट के लिए उल्टा ऑर्डर है, लाइट वेव का ऑर्डर उल्टा है। लाइट वेव की सॉलिड में स्पीड सबसे कम है, फिर लिक्विड, फिर गैस। ठीक है, ये साइड में लिख देना आप। ठीक है, तो अगर रेयर डेंसर मीडियम की बातचीत करें तो सॉलिड के लिए सॉलिड, साउंड के लिए सॉलिड रेयर मीडियम होता है, लेकिन लाइट के लिए सॉलिड डेंसर मीडियम हो जाएगा। रेयर डेंसर कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे अपन? स्पीड से, जहां स्पीड ज्यादा वो रेयर मीडियम। यस, परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। हाँ हाँ, फिर साउंड और लाइट का वो बहुत फेमस एग्जांपल था ना, कि लाइटनिंग होती है अगर, तो दिखती पहले, सुनाई बाद में देती है, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है, जल्दी आ जाती है लाइट, और साउंड की स्पीड धीरे तो देर से आ रही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आ जाओ। ठीक है, फिर है ना, ऐसे भी याद करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड का ऑर्डर है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड पानी में ज्यादा है गैस से, तो अगर हवा में पानी का कंटेंट बढ़ेगा तो पानी बढ़ेगा, तो हवा में स्पीड बढ़ेगी। याद किया है इसे? हाँ करेक्ट। तो मॉइस्चर बढ़ाने पे, ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। बहुत कम इफेक्ट आएगा, थोड़ा सा। हाँ नंदन, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट, आ जाओ। अच्छा, इसको फॉर्मूले से कैसे देखें आप? फॉर्मूले से देखो। ठीक है, फॉर्मूले से कैसे देखेंगे? तो मॉलिक्यूलर मास पे इफेक्ट आएगा। तो कंपोजिशन अभी क्या है? ठीक है, और 1% अलग गैसेस है, उसमें से वाटर वेपर कितनी मान लो अभी? मान लेते हैं वाटर वेपर इतने परसेंट है अभी। ठीक है, अब आपने ह्यूमिडिटी इंक्रीज की, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से क्या होगा? परसेंटेज वाटर वेपर का क्या होगा? इंक्रीज होगा। करेक्ट। चलो, तो वाटर वेपर का परसेंटेज अगर इंक्रीज होगा, है ना, तो एक एवरेज में देखें तो बाकी किसी का परसेंटेज कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 ही बोलेंगे, और पानी का कंटेंट बढ़ा तो ओवरऑल टोटल परसेंटेज 100 रखना है, तो किसी और का कम हो जाएगा। ठीक है, अब जरा मासेस देखो अगर, तो N2, O2, CO2, N2 कितना? 28, 32, CO2 44, और पानी देखो, पानी 18। ठीक है, तो अगर आप परसेंटेज पानी का बढ़ा रहे हो और किसी और का परसेंटेज कम हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास कैसा होगा? पानी बढ़ेगा, यानी 18 वाला बढ़ रहा है, और मान लो CO2 कम हो गया तो 44 वाला कम हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास पे क्या असर आएगा ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे?
करेक्ट। मॉलिक्यूलर मास में ये हल्का मॉलिक्यूल का परसेंटेज बढ़ रहा है और भारी मॉलिक्यूल का परसेंटेज कम होगा फिर। तो मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो जाएगा। फिर इस फॉर्मूले में ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे एम डिक्रीज तो साउंड की स्पीड इंक्रीज। यस, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू, बट ऐसे याद करना बहुत अच्छा है कि पानी में स्पीड ज्यादा होती है, पानी का कंटेंट बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, है ना। और मॉलिक्यूलर मास के थ्रू आप फॉर्मूला से बोल सकते हो। आइए, आ जाओ बच्चों, आगे चल रहे हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने पे स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीज हो जाती है, थोड़ा सा फैक्टर इंक्रीज होता है, स्लाइटली इंक्रीज। चलो आगे चल रहे हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इसमें पहला लिखिए लाउडनेस। बच्चों क्या चीज डिसाइड करेगी? ओके अंशुल, भेजता हूं बेटा। हाँ, कल कल मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेज दी थी, है ना, डाउट सेशन की। तो जो बच्चे अटेंड नहीं कर पाए थे वो अटेंड कर लीजिएगा, है ना। मिल गई थी ना रिकॉर्डिंग? यस, ठीक। चलो, हाँ जिग्नेश, करता हूं बेटा ट्राई जल्दी से जल्दी। आइए वापस आ जाइए। तो लाउडनेस बताओ, लाउडनेस किस चीज पे डिपेंडेंट होगी? सही बात है, एनर्जी पे, इंटेंसिटी पे। यस, यस। क्या इंटेंसिटी का पुराना फॉर्मूला चलेगा यहाँ पे? यस, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा पुराना फॉर्मूला, है ना। और हमने सीखा था इफ फ्रीक्वेंसी और मीडियम सेम है तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यानी एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और इंटेंसिटी साउंड की ज्यादा तो लाउडनेस, वॉल्यूम ज्यादा, साउंड तेज ज्यादा सुनाई देगी। यस, वेरी गुड, परफेक्ट। आ जाइए लाइट में, बताओ लाइट में इंटेंसिटी ज्यादा मतलब क्या है? यस, ब्राइटनेस ज्यादा। तो लाइट में इंटेंसिटी ज्यादा मतलब ब्राइटनेस ज्यादा, साउंड में इंटेंसिटी ज्यादा मतलब लाउडनेस ज्यादा। वेरी गुड, आ जाओ। अब आपने सुना होगा ना, ठीक है, कई बार साउंड लेवल को डेसिबल्स में मेजर किया जाता है। सुना होगा आपने, डेसिबल सुना है कहीं? यस, हाँ, अरे थैंक यू, बहुत बढ़िया। डेसिब डेसिबल्स कहाँ कहाँ सुना है आपने? सुना है
शादी वगैरह में लिमिट रहती है सरकार की तरफ से कि रात को 10 बजे बाद से इससे ज्यादा डेसिबल से ज्यादा की आवाज नहीं होगी। फायर क्रैकर्स पे लिमिट होती है कि इस डेसिबल से ज्यादा की नॉइस के प्रोडक्शन नहीं करने। हाँ, वो नॉइस पॉल्यूशन रोकने के लिए। यस। और कहाँ कहाँ सुना है डेसिबल्स? अरे वाह, क्या बात है, सही है कुशाग्र। गन शॉट का डेसिबल, ह्यूमन मशीन्स का डेसिबल, वेरी गुड। कार के हॉर्न, हाँ कार का हॉर्न लेते वक्त, बिल्कुल सही बात है, डेसिबल्स। हम आईआईटी में कॉन्सर्ट्स कराते थे तो उसमें आईआईटी की तरफ से एक पूरा हमारे पास इंस्ट्रक्शन आता था कि इतने डेसिबल से ज्यादा साउंड नहीं होनी चाहिए। हाँ, हॉस्पिटल्स के आगे साउंड रहता है लिमिट, वेरी गुड। तो साउंड लेवल को हम डेसिबल्स में, हाँ यस यस, करेक्ट। हाँ यस यस। आ जाओ। तो साउंड लेवल को मेजर करेंगे डेसिबल्स में, इसका फॉर्मूला होता है 10 log base 10 I अपॉन I नॉट। आ जाओ, 10 log base 10 I अपॉन I नॉट लिख देना। साउंड लेवल इज मेजर्ड इन डेसिबल्स, उसका फॉर्मूला ये होता है। I नॉट क्या है आपकी? I नॉट रेफरेंस इंटेंसिटी, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। हाँ 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 हाँ, आईआईटी बॉम्बे का फेस्टिवल होता है मूड इंडिगो, उसी में थे, उसी को पूरा लीड करते थे हम। यस यस, करेक्ट। कुछ बच्चों को पता है। आ जाइए, तो आगे चलते हैं। तो ये क्या, ये मिनिमम इंटेंसिटी है जो एक ह्यूमन ईयर सुन सकता है। अब लॉग, हाँ, एशियाज नंबर 1 कल्चरल फेस्टिवल, कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल। आइए आगे चलते हैं। नहीं, सचिन मुंडई में नहीं आए थे। सचिन इंटर आईटी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसका 50 साल पूरे हुए थे इंटर आईटी स्पोर्ट्स कंपटीशन के, तब आए थे सचिन। यस। अरे वाह, बच्चों को काफी कुछ पता है। सही है सही है। अरे आईआईटी में स्पोर्ट्स का बहुत बहुत अच्छा कल्चर है स्पोर्ट्स का। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। आ जाइए। मैं कौन से स्पोर्ट्स में था? मैं फुटबॉल में था। हम हॉस्टल को रिप्रेजेंट करते थे ना फुटबॉल में। हाँ अंशुल, करेक्ट करेक्ट। आई, तो आगे चलते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा कल्चर है आईआईटीज में, आपको ना स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा कल्चर मिलेगा। आप आईआईटीज में देखोगे जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है उसका भी बहुत अच्छा कल्चर है। आप देखोगे डांस, ड्रामेटिक्स, म्यूजिक, ये सब भी आईआईटीज में बहुत अच्छा होता है। करेक्ट। हाँ, फिल्म मेकिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे कोलैबोरेशन है। तो बच्चे अगर आईआईटी जाते हैं तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कई सारे बच्चे फॉरेन जाते हैं इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स करने। करेक्ट।
आईआईटी में जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, वो बहुत मेजर लेवल पे होते हैं। यस। तो बच्चों ये अपनी जो तैयारी है, ठीक है, ये तैयारी अपन को ना एक नई जगह लेके जाने वाली है, एक ऐसी जगह लेके जाने वाली है, ठीक है, जहां हमें अलग लेवल का एक्सपोजर मिलना है। ठीक है, तो लाइफ एकदम बदल जाएगी। तो हम एक बहुत बड़ी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक अच्छे कॉलेज में जाने से जीवन बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतर होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ अच्छे कॉलेज में जाना ही जीवन का लक्ष्य है। आप हमेशा कहानियां सुनते हो कि टायर 3, टायर 4 और लोअर लेवल कॉलेजेस पे भी बच्चे बहुत कमाल करते हैं। ठीक है, बट अगर अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो जीवन में एक्सेल होने के लिए बहुत इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ठीक है, तो पूरी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। नए साल में लक्ष्य रखना है, एकदम पूरी जान लगा के पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये नया साल हमें पूरा 100% देना है पढ़ाई को। ठीक है, इस नए साल में हमें अपने आप को बहुत बेहतर बनाना है, खुद को बहुत पुश करना है। ऐसे नहीं थक गए तो पढ़ाई छोड़ दी, थक गए तो थोड़ा और अपने लिमिट्स को पुश करो। ठीक है, और आगे ले जाओ, ज्यादा मेहनत करो खुद को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कर हर मैदान फतेह, यस। शाबाश, आ जाओ। तो हम आते वापस अपने फॉर्मूले पे। ये लॉग वॉक का खेल आता है ना पूरा सबको। चलो, I = 1 रखो तो जरा। I1 रखो, I0 की वैल्यू पता है, आंसर बताओ क्या आ रहा है। करेक्ट। बहुत बढ़िया। तो ये रेंज हो गई बच्चों। I1 रखेंगे ना, तो 1/10 की पावर -12, ऊपर जाके 10 की पावर 12, 12 आगे आ जाएगा 120। तो ह्यूमन ईयर की जो बियर करने की क्षमता है वो 120 डेसिबल्स है। ठीक है, तो 0 डेसिबल से 120 डेसिबल तक आपके ह्यूमन ईयर की सेंसिटिविटी है। इतनी ज्यादा आवाज पे ना कान फटने का डर रहता है। करेक्ट, आप सुनते कान फट गए लोगों के बहुत तेज आवाज पे, तो इस आवाज पे जाते तो वो कान सहन नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा छोटी उम्र में तो कोई बच्चे इससे ज्यादा भी सहन कर सकते हैं। धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती ना, तो कान की सहन करने की शक्ति भी कम होती जाएगी। तो ये ऑन एन एवरेज ह्यूमन ईयर की सुनने की टेंडेंसी। ठीक है, आ जाओ और आगे चलते हैं। फिर ये इंटेंसिटी आएगी कहां से, आई है ना, आई इस फॉर्मूले से ला सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, इस फॉर्मूले से आई क्या है आपकी इंटेंसिटी। I0 की वैल्यू तो कांस्टेंट है, अलग अलग इंटेंसिटी रखने पे I0 अलग अलग आएगा। उल्टा आता है करने, चलो उल्टा पूछता हूं। फाइंड इंटेंसिटी फॉर 70 डेसिबल साउंड, है ना, और रिवर्स पूछ रहा हूं। अब एंटी लॉग लेके आई बताओ कितना है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। हाँ, आ जाइए, कैसे करेंगे। ये 70 = 10
है ना। अभी आयनिक में आपने खूब लॉग पे काम किया होगा, जो बच्चे भूल भी गए होंगे आयनिक के वक्त उन्होंने याद कर लिया होगा लॉग। ठीक है, तो ये हो गया 7। तो 7 इक्वल टू लॉग बेस 10 आई अपॉन 10 की पावर -12। एंटी लॉग लें तो 10 की पावर 7 इक्वल टू आई अपॉन 10 की पावर -12। तो आई आ गया, ठीक है, 10 की पावर -5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। हाँ, तो लॉग वाला फॉर्मूला एकदम हैंडी रखिएगा, कभी भी साउंड लेवल की बातचीत तो डेसिबल में ये यूज करेंगे। सही, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पिच, अगला कैरेक्टरिस्टिक पिच। अगला कैरेक्टरिस्टिक पिच, पिच किसके टर्म्स में सुनाई देता है? फ्रीक्वेंसी, यस, ये हमने बचपन में पढ़ा है, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच। क्या पढ़ा है अपने बचपन में? छोटा बच्चा अगर रो रहा है तो उसकी आवाज बहुत हाई पिच की आवाज होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है। करेक्ट, यस, है ना। लड़कियों की आवाज हाई फ्रीक्वेंसी, लड़कों की आवाज मोटी आवाज होती है, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच की आवाज। यस, करेक्ट। शार्पनेस ऑफ द साउंड, यस। श्रिल वॉइस, यस। तीखा साउंड, यस। है ना, तो ये हमें फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऐप से खेल के समझ आना चाहिए कि 100 हर्ट्ज कैसे सुनाई दे रहा है, ठीक है, 300 हर्ट्ज कैसे सुनाई दे रहा है, 1000 हर्ट्ज कैसे सुनाई दे रहा है, 5000 हर्ट्ज कैसे सुनाई दे रहा है। तो ये थोड़ा आपको समझ आना चाहिए। हाँ, 100 हर्ट्ज सुनाई नहीं देता है 120, 130, 150 से सुनाई देता है, करेक्ट यस हाँ, ठीक है। और हाँ, 16,000 17,000 के बाद भी सुनाई देना बंद हो जाता है। ऑन एन एवरेज है 20 to 20,000, करेक्ट। हाँ हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो लिखिए, पिच में लिखिए, इट इज द सेंसेशन रिसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। इट इज द सेंसेशन received by human ear due to frequency. ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच, हाई शार्पनेस, या फिर श्रिल साउंड बोलेंगे इसको, श्रिल। करेक्ट, करेक्ट मानस, अरे वाह श्रीवीर, शाबाश और लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच, ठीक है, इसको फ्लैट साउंड बोलेंगे या ग्रेव साउंड भी बोलेंगे। ये श्रिल शार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी ग्रेव वॉइस फ्लैट वॉइस, यस। सेंटेंस फिर से बोलूं, लिखो सेंटेंस, इट इज द सेंसेशन रिसीव्ड बाय द ह्यूमन ईयर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो, फिर हमने ये भी पढ़ा है ना, जैसे मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनकी ना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन उनकी लाउडनेस कम है, तो आपको सुनाई बहुत धीरे दे रहा है बट उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। हाँ, अब जैसे शेर की आवाज है, तो शेर की आवाज में लाउडनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है। यस,
करेक्ट। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फिर अगला लिखिए क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ द साउंड, या फिर हम इसको ऐसे भी बोलेंगे टिम्बर। अब देखो, अगर आपने फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऐप देखी हो तो उसमें ऐसे ऑप्शंस रहते हैं कि आपको नॉर्मल साइन थीटा की वेव जनरेट करनी है, स्क्वायर वेव जनरेट करनी है, या फिर ट्रायंगुलर वेव जनरेट करनी है। देखे थे क्या ऑप्शंस? करेक्ट, हाँ है ना। और सुनने में सबसे अच्छा यही लगता है, साइन थीटा वाली वेव। हाँ हाँ करेक्ट, हाँ हाँ आ जाओ। तो बच्चों देखो, अगर हम फ्रीक्वेंसी सेम रखें, है ना, सेम फ्रीक्वेंसी रखें, यानी मान लो 100 हर्ट्ज, तो एक सेकेंड में ये 100 वेव, ये 100 वेव्स, ये 100 वेव्स, तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। एम्पलीट्यूड भी सेम रखें, ठीक है, तो इंटेंसिटी के फॉर्मूले में रखें तो तीनों की इंटेंसिटी भी सेम हो गई, यानी लाउडनेस सेम है, पिच फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन हमारा जो कान है ना, ह्यूमन ईयर, वो ये शेप ऑफ द वेव के लिए भी सेंसिटिव है। तो शेप ऑफ द वेव बदलता है, वेव का फॉर्म बदलता है अगर, तो आवाज बदलती है। तो ये क्वालिटी ऑफ आवाज है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड पे अलग अलग वेव फॉर्म्स में अलग आवाज आएगी, सेंसेशन अलग आएगा। लिखो ये, इट इज द सेंसेशन रिसीव्ड बाय द ह्यूमन ईयर या फिर नॉर्मल ईयर। इट इज द सेंसेशन रिसीव्ड बाय ईयर, it is the sensation received by the ear due to wave form, due to wave form. It is the sensation received by the ear due to wave form. आ जाओ आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट, अच्छा कई बार नॉइसेस भी मिक्स हो जाती हैं, आपकी जो साउंड वेव है उसमें बैकग्राउंड नॉइसेस मिक्स हो जाएंगी, ठीक है, तो शेप ऑफ द वेव कई बार ऐसे हो जाएगा, ठीक है, दूसरी वेव्स भी मिक्स हो गई, है ना, ऐसे साइड में बहुत सारी दूसरी वेव्स भी मिक्स हो गई, तो उससे क्वालिटी बिगड़ गई साउंड की। हाँ करेक्ट, ठीक, आई, फिर आगे चलते हैं। तो ये था नॉर्मल साउंड का इंट्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। नहीं रौनक, ये डिस्प्लेसमेंट का है बेटा, डिस्प्लेसमेंट का बना सकते हैं इसे। हाँ पूर्व, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ द साउंड वेव्स। करेक्ट, इंटरफेरेंस कब बोलते थे हम? जब दो साउंड वेव सेम डायरेक्शन में आएंगी और फिर मीट होंगी, ठीक है, तब हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। यस, तो बच्चों ये वाली जो स्टडी है ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड वेव्स। जल्दी बताओ, ए नेट का फॉर्मूला, आई नेट का फॉर्मूला, इफ A1 इक्वल टू A2 था एंड I1 इक्वल टू I2 था, उसके बाद ए नेट का फॉर्मूला, आई नेट का फॉर्मूला, याद है?
ये सब लिखते जाना आप, ठीक है, ये सब लिखते जाना आप, ठीक है, या फिर अभी जगह छोड़ते जाओ, कंप्लीट कर लेना सारे नोट्स, फिर से लिखोगे, फिर से याद होंगे अच्छे से, और फिर से लिखना। फिर इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन याद है, कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू, डेल्टा फाई की वैल्यू, उसके बाद ए नेट, आई नेट, और इफ A1 इक्वल टू A2 और I1 इक्वल टू I2, तो ए नेट क्या हो जाता है, आई नेट क्या हो जाता है। ये सब कंप्लीट करते जाइएगा आप, है ना। अभी लिख लो फटाफट, अगर अभी छूट जा रहा है तो क्लास के बाद कंप्लीट कीजिएगा। फिर डिस्ट्रक्टिव में कॉस डेल्टा फाई कितना होना चाहिए, डेल्टा फाई की जनरल सॉल्यूशन, फिर ए नेट, आई नेट, और अगर दोनों सेम है तो ए नेट कितना, आई नेट कितना। डन। आ जाइए फिर नेक्स्ट, बेटा क्या लिखा है बुरहानुद्दीन, समझ नहीं आया मेरे को। हाँ हाँ, तो भी ये चलेंगे बेटा बुरहानुद्दीन, कोई भी प्रकार की वेव्स का इंटरफेरेंस के लिए सेम है, चाहे लाइट वेव्स इंटरफेरेंस हो, स्ट्रिंग वेव्स इंटरफेरेंस हो, साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस हो। हाँ ऋतुराज करेक्ट, ठीक है, सिखाएंगे सिखाएंगे। हाँ बुरहानुद्दीन आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है, फिर आगे चल रहे हैं। तो डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स में क्या रिश्ता था, डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, है ना। फेज डिफरेंस प्रोड्यूस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस प्रोड्यूस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, करेक्ट। और आगे चल रहे हैं, फिर कंस्ट्रक्टिव के लिए याद है डेल्टा एक्स क्या था, एन लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स क्या था, 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो ये पूरी कहानी एज इट इज, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऐसी भी वर्किंग करी है, अलग अलग पार्ट डिफरेंस, इनके अलावा भी अलग अलग पार्ट डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, फिर उन अलग अलग फेज डिफरेंस के लिए नेट एम्पलीट्यूड नेट इंटेंसिटी कितनी आई थी, रेशियोज के सवाल किए थे, वो सारे सवाल रिपीट होंगे। समझ गए, डन, चलें आगे, परफेक्ट। आई, चलो मैंने एक सवाल दिया था आपको, डाउट सेशन जब रखा था, तो कि डिटेक्टर पे वॉइस एक स्ट्रेट जा रही थी और एक रिफ्लेक्शन के बाद जा रही थी, तो जरा बताइए आंसर क्या आया था इसमें वेवलेंथ का। करेक्ट, करेक्ट, इसका आंसर आया था 10/n, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ना, यस 10/n। तो n1 रखो तो वेवलेंथ 10, n2 रखो तो वेवलेंथ 5,
N3 रखो तो वेवलेंथ 10/3, N4 रखो तो वेवलेंथ 10/4, ऐसे अलग अलग वेवलेंथ आ सकती हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने डाउट सेशन अटेंड नहीं किया था वो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं सवाल। ठीक है, तो एचसी वर्मा में बहुत सारे सवाल है, एकदम बहुत सारे सवाल है इंटरफेरेंस के साउंड में। देखा आपने, साउंड में सबसे बड़ी है एचसी वर्मा, रोटेशनल और साउंड की। साउंड की एचसी वर्मा में कितने सवाल है टोटल? हाँ देखना आप, 90 अप्रोक्स सवाल है साउंड की एचसी वर्मा में। करेक्ट, 89। तो इंटरफेरेंस पे बहुत सारे सवाल है। आ जाओ अगला सवाल। अब देखो अगला सवाल लिखो। आई, सवाल लिखिए। ठीक है, आ जाओ। सवाल लिखिए। ठीक है, साउंड सोर्सेज हैं दो, इनके बीच का गैप आपको दिया है 2 मीटर। S1 S2 को बीच का गैप दिया है 2 मीटर। ठीक है, और डिटेक्टर का जो दूरी है S1 S2 लाइन से वो आपको दिए 4 मीटर। ठीक है, और डिटेक्टर जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा है, यानी S1 S2 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पे डिटेक्टर को रखा गया है। तो अभी इस पोजीशन पे पाथ डिफरेंस बताइए। इस पोजीशन पे पाथ का डिफरेंस बताइए। सही, 0। करेक्ट, 0। कैसे? S1 से वेव ये डिस्टेंस चल के आएगी, तो ये डिस्टेंस होगा कितना बच्चों? ये 1, ये 4, तो √17 है ना पाइथागोरस थ्योरम से। S2 से वेव ये डिस्टेंस चल के आएगी, ये भी √17, तो दोनों वेव बराबर डिस्टेंस चल के आई, तो वेव 2 का पाथ माइनस वेव 1 का पाथ करेंगे तो पाथ डिफरेंस 0 आ जाए। परफेक्ट, शाबाश। अब देखो, अब आपको क्या गिवन है, आगे सवाल लिखिए। अब हमने क्या किया, अब हमने ये जो S1 S2 की पूरी कनेक्टिंग रॉड है मान लो, इसको ऐसे टिल्ट करने लगे। अब S1 S2 को कनेक्टिंग ये पूरे सिस्टम को टिल्ट करोगे तो पाथ डिफरेंस क्या होगा बताओ? चेंज होता जाएगा, है ना। पाथ डिफरेंस अभी 0 है, बाद में पाथ डिफरेंस आने लगेगा, तो पाथ का डिफरेंस आने लगेगा तो डेल्टा एक्स आने लगेगा। डेल्टा एक्स आने लगेगा तो डेल्टा फाई आने लगेगा। डेल्टा फाई आने लगेगा तो ए नेट और आई नेट की वैल्यूज बदलने लगेंगी, यानी डिटेक्टर को जो आवाज सुनाई दे रही है उसकी इंटेंसिटी चेंज होने लगेगी। आ रही है ये बात समझ में? ठीक है, S1 S2 को ऐसे कर दिया मान लीजिए,
है ना, और ऐसे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे, तो ये चेंज होता जा रहा है, तो ये चेंज होता जा रहा है, तो ये चेंज होता जा रहा है, तो इस पे आवाज चेंज होती जा रही है। फिर आपको बोला है 90 डिग्री टर्न कर दिया इसको, यानी S1 इधर आ गया, S2 इधर आ गया, ठीक है, ये टर्न कर दिया। और जो डिटेक्टर है वो इनके सेंटर से 4 मीटर दूर पे डिटेक्टर है, ठीक है, इस जगह पे आ जाते हैं। अब देखो इस जगह पे आ जा रहे हैं। अब यहां पे गिवन क्या है, लिखिए सवाल। ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ S1 S2, देखिए ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ S1 S2 ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ S1 S2 एज शोन, है ना, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ S1 S2 एज शोन 5 maximum responses are received by the detector. Five maximum responses are received by the detector. And finally also it receives maximum response या maximum intensity. What can be the wavelength of sound? What can be wavelength of sound? What can be wavelength of sound? आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है, लाइट चली गई, आई, आ गई लाइट। आ जाओ, देखो पैटर्न समझो सवाल का। पैटर्न क्या है कि पहले मैक्सिमा सुनाई दिया, फिर इसको रोटेट करते गए रोटेट करते गए रोटेट करते गए, तो इस पे पैटर्न चेंज होने लगा डिटेक्टर पे, मैक्सिमा मिनिमा आने लगा, करेक्ट। तो आपको बोला है रोटेट करते करते 5 करीब मैक्सिमा सुनाई दे दिए, और फाइनल पोजीशन में भी मैक्सिमा सुनाई दे रहा है, फाइनल पोजीशन में भी मैक्सिमा सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो बताओ मेरे को, फाइनल पार्ट डिफरेंस को मैं लिख सकता हूं 5 लैम्डा। हाँ लाइट भी बंद चालू हो रही है ना, लाइट का भी इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, चलें आगे। हाँ तो बताइए यहां पे पार्ट डिफरेंस अब क्या हो गया, यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना हो गया बताओ। यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, तो पहले सोर्स से वेव चली कितनी, वेव 1 6 मीटर, दूसरे सोर्स से कितनी चली वेव 4 मीटर, तो अभी पाथ डिफरेंस कितना आया 2 मीटर, तो 2 मीटर इक्वल टू 5 लैम्डा,
तो वेवलेंथ आ गया 2/5 यानी 0.4 मीटर्स। सॉरी, ये जो 4 है ये 4 सेंटर से, तो इस 6 और 4 नहीं आएगा। ये जो 4 है ये सेंटर से, तो S1 से ये दूरी 1 मीटर है और ये दूरी 4 मीटर है। तो S1 से जो वेव आएगी उसका 5 मीटर है वेव 1 का लेंथ ट्रेवल्ड, और S2 से जो वेव आएगी उसके लिए ये 1 मीटर माइनस करना पड़ेगा, तो S2 से जो लेंथ आएगी वो हो गई 3 मीटर। तो पाथ का डिफरेंस जो है इनका, पहली वेव ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगी तो 1 + 4 5, और दूसरी वेव ये डिस्टेंस कवर करेगी यानी 3, तो पाथ का डिफरेंस आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है, डन। ठीक, तो ये हो गया पाथ डिफरेंस। फिर उसके बाद ठीक है किसके बराबर किया, तो देखो पाथ डिफरेंस पहले 0 था, है ना, फिर चेंज करते गए तो पाथ डिफरेंस चेंज होने लगा। तो चेंज कैसे होगा, 0 के बाद क्या होगा, फिर लैम्डा के टर्म्स में हो सकता है λ/2 हो, फिर धीरे धीरे बढ़ के लैम्डा हो, फिर 1.5 लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस बढ़ने लगा, चेंज होने लगा। अब इस पाथ डिफरेंस के चेंज होने में आपको गिवन है कि रास्ते में 5 मैक्सिमा सुन लिए उसने। रास्ते में उसने घुमाते घुमाते जब आप किसको टर्न कर रहे थे तो इतनी देर में इसने 5 मैक्सिमा सुन ली, और फाइनली भी मैक्सिमा सुना। तो 5 मैक्सिमा कैसे सुन लिए, 5 मैक्सिमा कैसे सुन लिए, बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा हुआ होगा तब एक मैक्सिमा सुना होगा, फिर थोड़ी देर बाद पार्ट डिफरेंस बढ़ते बढ़ते पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा हुआ होगा तब एक मैक्सिमा सुना होगा, फिर थोड़ी देर बाद बढ़ते बढ़ते पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा हुआ होगा तब एक मैक्सिमा सुना होगा, फिर थोड़ी देर बाद चेंज होते होते पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा हुआ होगा तब एक मैक्सिमा सुना होगा। समझ गए, पक्का। और फाइनली फिर पार्ट डिफरेंस 5 सुनने के बाद फिर से फाइनली आपको मैक्सिमा सुनाई दे रहा है, तो इसीलिए फिर मैंने इसको 5 लैम्डा के बराबर किया। पैटर्न आया समझ में सवाल का, सवाल का पैटर्न समझाने के लिए मैंने दिया है, ये वाली वर्किंग तो बहुत आसान है। बताओ, ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। और सवाल को आप कैसे बना सकते हो, S1 S2, ठीक है, यहां पे डिटेक्टर है तो दोनों वेव आ रही है डिटेक्टर पे, डिटेक्टर पे आवाज मैक्सिमम है अभी, फिर आप इसको टर्न कर रहे हो, टर्न करते करते S1 S2 90 डिग्री टर्न हो गया। ठीक है, तो अब बताना मेरे को, है ना, सुनिए, ड्यूरिंग द टर्न, ड्यूरिंग द टर्न काउंट करना, ठीक है, काउंट करना पूरा प्रॉपर अच्छे से, फिर बताना मेरे को, ड्यूरिंग द टर्न फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल
ठीक है, ये सवाल का पार्ट 2 है, अगला सवाल है, ठीक है, पिछले से मिक्स मत करना। अब ये अगला सवाल है। तो ड्यूरिंग द टर्न फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, डिटेक्टर डिटेक्ट्स थ्री मिनिमास and finally मैक्सिमा सुना उसने। तो डिटेक्टर ने डिटेक्ट किए 3 मिनिमा, है ना, इसको घुमाते जा रहे थे तो इंटरफेरेंस का पैटर्न बदलता जा रहा था, तो इस पे जो फाइनल इंटेंसिटी है वो अलग अलग सुनाई दे रही थी, तो फाइनल जो लाउडनेस है वो अलग अलग सुनाई दे रही थी। तो रोटेट करते करते में 3 बार आवाज मिनिमम हो गई। ठीक है, तो आप काउंट करोगे कि मिनिमम कितनी बार कहां कहां हुई होगी, और फाइनल पोजीशन पे आपको बोला है मैक्सिमा सुनाई दिया। तो फाइनल डेल्टा एक्स को किसके बराबर करोगे आप, वेवलेंथ के टर्म्स में बताओ, फाइनल डेल्टा एक्स को किसके बराबर करोगे? सोचो, ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास। पहला ऑप्शन आ रहा है 3 लैम्डा, दूसरा ऑप्शन आ रहा है 4 लैम्डा, तीसरा ऑप्शन आ रहा है 5 लैम्डा, क्योंकि फाइनली मैक्सिमा है तो फाइनली एन लैम्डा के टर्म्स में आना चाहिए। चलें आगे। चलो आओ, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। डेल्टा एक्स इनिशियली था 0, फिर इसको टर्न करने लगे, जब टर्न करने लगे तो पाथ डिफरेंस चेंज होने लगा, फिर बोला 3 मिनिमा सुने। तो देखते हैं पहला मिनिमा कहां सुना होगा, 0.5 लैम्डा पे, फिर पाथ डिफरेंस बढ़ता गया बढ़ता गया, दूसरा मिनिमा कहां सुना होगा, 1.5 लैम्डा पे, फिर पाथ डिफरेंस बढ़ता गया, तीसरा मिनिमा कहां सुना होगा, 2.5 लैम्डा पे। तो तीसरे मिनिमा के बाद फिर जो मैक्सिमा आया वो उसने सुना, यानी फाइनली इसके बाद वाला मैक्सिमा आएगा 3 लैम्डा पार्ट डिफरेंस पे। समझ आएगी? किसने काउंटिंग सही करी थी बताओ? हाँ, ये काउंटिंग में शायद 0.5 वाला नहीं कंसीडर करा बच्चों ने। यस, सही है, समझ आया? हाँ हाँ, करते हैं गोपाल, करते हैं। तो अब इस सवाल में फिर क्या होता, अब इस सवाल में जो पाथ का डिफरेंस आया 2 मीटर, उसको 3 लैम्डा के बराबर करते, और इस पार्ट का आंसर आता लैम्डा इक्वल टू 2/3 मीटर। आया पैटर्न समझ में सवाल का? एक और करना है इसे, ठीक, एक और करते हैं इसे, ठीक है, आप ही बनाओगे? तो हमें इस सवाल में इनिशियल पार्ट डिफरेंस और फाइनल पार्ट डिफरेंस पता है। इनिशियल पार्ट डिफरेंस है 0 और फाइनल पार्ट डिफरेंस है 2 मीटर, ये अपने को पता है, ठीक है। चलो
आ जाओ, लिखो। ड्यूरिंग रोटेशन डिटेक्टर डिटेक्ट्स, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं इंक्लूडिंग इनिशियल पोजीशन। चलो, ड्यूरिंग रोटेशन डिटेक्टर डिटेक्ट्स 3 मैक्सिमास including initial, and finally here's a minima. ठीक है, रास्ते में 3 मैक्सिमा सुने उसने, इसको आपने रोटेट किया तो ड्यूरिंग रोटेशन इसको अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही हैं, अलग अलग इंटरफेरेंस हो रहा है, पार्ट डिफरेंस बदल रहा है, फेज डिफरेंस बदल रहा है, तो इंटेंसिटी बदलती जा रही है। तो इससे चेंज करते जा रहे हो तो इसको ऐसे मैक्सिमा मिनिमा पैटर्न सुनाई दे रहा है, तो 3 मैक्सिमा सुनाई दे गए, उसके बाद फाइनली उसको मिनिमा सुनाई दिया। तो अब आप डेल्टा एक्स को किसके बराबर करोगे वेवलेंथ के टर्म्स में, बताइए। बताइए, ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, 2.5 लैम्डा, 3.5, बेटा प्रीति क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया। हाँ, इनिशियल पार्ट डिफरेंस तो 0 था, पार्ट डिफरेंस बढ़ता गया प्रीति, फिर फाइनल पार्ट डिफरेंस लिखा अपन ने। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है प्रीति, फाइनली हियर्स अ मिनिमा है ना, तो फाइनल पार्ट डिफरेंस को ही मिनिमा के पार्ट डिफरेंस से बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ, करें, करते हैं। तो डेल्टा एक्स 0 सुनाओ, उसको काउंट करना है, ये एक मैक्सिमा सुना उसने, फिर अगला मैक्सिमा वेवलेंथ लैम्डा पे सुना होगा उसने, फिर अगला 2.5 नहीं सॉरी अगला 2 लैम्डा पे उसने मैक्सिमा सुना। तो ये 3 मैक्सिमा हो गए इंक्लूडिंग इनिशियल, 3 मैक्सिमा हो गए घुमाते टाइम उसने सुने इंक्लूडिंग इनिशियल, करेक्ट। इसके बाद फिर मिनिमा सुना, यानी सही जवाब है ये। आए समझ में? फाइनली इस बार सही हो गया वेरी गुड। हाँ, तो फिर पार्ट डिफरेंस को बराबर किया, ये 2 इक्वल टू कितना हो जाता है, ये 5/2 वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आ गई 4/5 मीटर, यानी 0.8 मीटर। समझे सवाल का पैटर्न बच्चों? यस, करेक्ट। बेटा हैरम उसमें मत जाओ इतना डिटेल में, सिंपल सवाल है, इसको सिंपल तरीके से करना सीखो। इक्वल टू लिखा है बेटा, ये इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 0.8 मीटर। आओ आगे चलते हैं, अब आगे चल रहे हैं, इसको नेक्स्ट बदल रहे हैं। अब देखो यहां पे एक स्क्रीन है, स्क्रीन नहीं बोलना चाहिए, यहां पे एक डिटेक्टर इस पाथ पे चल रहा है, डिटेक्टर यहां से चलना चालू हुआ, ऊपर जा रहा है, ठीक है। सोर्स की लोकेशन देखो, ये S1
ये H2। ठीक है, चलो मान लीजिए जब डिटेक्टर एकदम यहां पे था और इनके बीच का गैप है 2 मीटर, तो बताओ जरा, एक वेव ऐसे गई, एक वेव ऐसे गई, तो पाथ डिफरेंस कितना है अभी? 2 मीटर है। शाबाश, पाथ डिफरेंस कितना है अभी? 2 मीटर। करेक्ट। अब डिटेक्टर यहां पे था तो उसको पाथ डिफरेंस ये सुनाई दिया। अब बताओ, डिटेक्टर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो जब डिटेक्टर यहां पहुंच गया तो दोनों साउंड से जो वेव आ रही है, क्या पाथ डिफरेंस चेंज हो गया? बदल गया? आपको फीलिंग आ रही है इससे थोड़ा? यस, तो पाथ डिफरेंस बदल गया। पाथ डिफरेंस बदल गया तो उसको आवाज अलग सुनाई देगी इंटेंसिटी की। करेक्ट, करेक्ट। तो फिर ये ऐसे चलते जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, तो उसको आवाज कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा सुनाई देगी। समझे ये? पक्का? करेक्ट। ठीक है, आ जाओ यहां। चलो मैं आपसे ऐसे पूछूं, मान लीजिए इस रास्ते पे 5 लोग खड़े, 1 2 3 4 5, और P3 के सीध में एकदम S1 फिर S2 है। तो क्या पांचों लोगों को सेम आवाज सुनाई देगी? नहीं। करेक्ट, पांचों लोगों को सेम आवाज नहीं सुनाई देगी। हर एक पे पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, उससे हर एक का फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उससे हर एक का फिर नेट इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, और फिर उससे पता पड़ेगा कि किसको आवाज ज्यादा किसको कम। जहां पे कंस्ट्रक्टिव वहां पे आवाज ज्यादा सुनाई देगी, जहां डिस्ट्रक्टिव वहां आवाज कम सुनाई देगी। हो सकता है कि कहीं बीच में आ जाए कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के, तो नेट इंटेंसिटी पूछी जा सकती है। समझे पैटर्न? समझे सवाल का कि हर पॉइंट पे 2 वेव आ रही है, तो P5 को जो नेट आवाज आएगी वो इन दोनों के इंटरफेरेंस से आएगी। देखो ये P2 पे भी 2 आवाजें आ रही हैं, तो P2 को जो नेट आवाज सुनाई देगी वो दोनों के इंटरफेरेंस से सुनाई देगी। हाँ करेक्ट पराग। ठीक है, चलो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, और परसों हम मंडे को फ्लूइड्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे इसमें 3 टॉपिक बचे, स्टैंडिंग वेव, बीट्स और डॉपलर इफेक्ट। ये हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करके फिर हम साउंड खत्म करके फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज से मैं आपको साउंड का होमवर्क देना चालू करूंगा। यस, चलो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।